लेट एज्यूम ए बी एक आपका एक आर्क है। एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ए बी एक आर्क है विद सेंटर एट O, करेक्ट। इस पर एक पॉइंट C है सच दैट AC is to आर्क AC is to CB का जो लेंथ है, नॉट कॉर्ड, आर्क की जो लेंथ है वो आपका 1:2 है, ओके। और द एंगल आपका AOB अगर इज अ 3θ एंगल है एंड द OA is given by vector A and OB is given by vector B, then find OC vector in term of vector A and vector B। अगर इस तरीके का एक ये आर्क है जिसका सेंटर O है और ये जो आर्क है वो C उसको इस 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एंगल AOB एक पर्टिकुलर 3θ है, तो आपको यहाँ पर OC वेक्टर को फाइंड आउट करना है। किसके किसके टर्म में? OA एंड OB के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो आपको ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, ये जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। नाउ ये आपका एक वेक्टर सिंपली C है, OC वेक्टर, जिसको हमें कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ OA इज अ OB यानी कि स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो OC इज वी कैन से इन फिगर इज अ कोप्लेनर विद वेक्टर A एंड वेक्टर B। और अगर ये आपका 1:2 का है तो इसका मतलब है यहाँ पर कि आर्क की लेंथ r इंटू थीटा हो जाता है, रेडियस रेडियस सेम प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी उसी सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो 1:2 के एंगल में अगर ये डिवाइड होगा टोटल एंगल 3θ, तो ये एंगल आपका थीटा होगा और ये एंगल आपका कितना होगा? 2θ होगा। करेक्ट सभी को यहाँ तक? तो इस कोप्लेनर वेक्टर को A और B के टर्म में निकालने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि जिस भी वेक्टर को हमें बाकी के दो वेक्टर्स के टर्म में लिखना है, उससे हम लोग सिंपली एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे जिसके लिए कि वो डायगोनल हो जाए। और यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और एक सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और इस पैरेललोग्राम को मैंने यहाँ पर इस कट पेस्ट कर लिया। तो यानी कि OC वेक्टर आपका इस वेक्टर और इस वेक्टर का इज द सम ऑफ द वेक्टर हो जाएगा OC वेक्टर। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। नाउ ये जो डार्क लाइन है वो आपका वेक्टर A की तरफ है, बस आपको इसका लेंथ निकालना है। और ये आपका यहाँ पर इज द वेक्टर B की तरफ है, इसकी लेंथ मान लेते हैं y है और इसकी ये रेडियस r है। तो जैसा कि मैंने कहा x और y को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे। ये पूरा 3θ है तो ये 3θ हो जाएगा, तो ये पाई माइनस का 3θ हो जाएगा। ये और ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे 2θ हो जाएगा। तो और ये y है तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ भी आपकी y हो जाएगी। तो x डिवाइडेड बाय सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे साइन 2θ is equate with y divided by sin theta is equate with r divided by sin of pi minus 3θ यानी कि sin of 3θ। सिंपली ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो OC वेक्टर is equate with basically x multiplied by a cap यानी कि a वेक्टर divided by उसका लेंथ कैपिटल R प्लस y इंटू इज अ b कैप और b कैप यानी कि वेक्टर b डिवाइडेड बाई उसकी लेंथ से डिवाइड करोगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू आप r के टर्म में रखोगे तो r आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो आपको मिलेगा साइन 2θ डिवाइडेड बाई द साइन ऑफ 3θ इंटू वेक्टर a प्लस द साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3θ ऑफ वेक्टर b। इस तरीके से मिलेगा आपका कौन सा वेक्टर? OC वेक्टर। और यही OC वेक्टर आपको कैलकुलेट करना था इन द टर्म ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B।
अंडरस्टैंड सभी को? तो कभी भी कोप्लेनर वेक्टर अगर हमें दो वेक्टर के टर्म में कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से एक ज्योमेट्री वाली बात अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको कहा गया है, इस तरह से एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास ये एक मिरर है और जैसा कि ये क्वेश्चन था जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस डिस्कशन क्लास में, फिर भी आप देखें एक रे यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट हुई और इस तरह से ये इस रिफ्लेक्ट हुई और इसका ये नॉर्मल लाइन है। इस रे जो इंसिडेंट हुई वो यूनिट वेक्टर ए कैप के अलोंग हुई, इस यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर बी है और ये सिंपली यहाँ पे ईटा वेक्टर आपका इज अ नॉर्मल वेक्टर है, सपोज ये गिवन है। तो आपको वेक्टर बी कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ईटा। आपको एक वेक्टर बी कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ईटा। तो मेरा कहना है कि आपके पास ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे आपका एक प्लेन में होंगे। ये इस तीनों वेक्टर एक कोप्लेनर वेक्टर होंगे। आप B को निकालना चाहते हो तो B डायगोनल हो जाए, उसके लिए आप A को इस तरह से आगे की तरफ फील कर सकते हो और यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये आपके पास इस डायरेक्शन में A कैप है, इस डायरेक्शन में आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास सिंपली ईटा कैप है, करेक्ट सभी को? और ये आपको एंगल अगर थीटा एज्यूम है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो एंगल सब्सटेंट होगा वो सिंपली आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जहां पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। अगर आप कह सकते हो मेरे से कि इस थीटा बेसिकली कहाँ पे एंगल हो गया बच्चे, तो ये आपने यहाँ पर थीटा एंगल कंसिडर कर लिया, तो ये थीटा एंगल कंसिडर किया तो ये पाई माइनस थीटा फिगर में हो गया। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो ये थीटा है और थीटा बेसिकली इस एंगल बिटवीन वेक्टर माइनस का ए कैप एंड इस ईटा कैप के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। ये अपन ने लेट एज्यूम किया है। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, बी कैप को इन द टर्म ऑफ ए कैप एंड ईटा कैप चाहिए था, तो उसके लिए उस एंगल को वहां पे इज थीटा, क्योंकि ए कैप और ईटा कैप पता है तो आपको थीटा भी पता है, cos थीटा ए डॉट माइनस ए डॉट ईटा कैप हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको एक वेक्टर बी चाहिए, सिंपल सी बात है, जिसकी लेंथ आपको 1 है और ये यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ इसके साथ एंगल है वो चूंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल भी यहाँ पे सिंपली थीटा है। तो आप फिर से इस 1 यूनिट वाले वेक्टर को, रिक्वायर्ड वेक्टर को निकालने के लिए उसके हेड से इस तरह से एक क्या कंप्लीट कर दिए, इस पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिए, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो बेसिकली इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आप यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्शन करो, इस तरह से पैरेलली कंस्ट्रक्शन करो, या वो वही लाइन होगी तो इसका और इसका सम ऑफ द वेक्टर हो जाएगा। ये जो सम ऑफ द वेक्टर होगा ये पूरा पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप मेरे से बोल सकते हो कितने के बराबर, पाई माइनस का 2 थीटा, और ये अल्टरनेटिवली यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये थीटा क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन है, और इसका ये पाई माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे आपके किसके आ जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे फील कर सकते हो। आपको ये पता है कि ये ईटा कैप की डायरेक्शन है और ये ए कैप की डायरेक्शन है और ये ईटा कैप की डायरेक्शन है। इसकी इस डार्ट लेंथ को x और इस सेगमेंट को y एज्यूम कर लें, तो फिर से अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो x डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, चूंकि ये यूनिट वेक्टर हमें रिक्वायर्ड था इसलिए उसकी लेंथ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगी। तो सिंपली x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड y की वैल्यू सिंपली यहाँ पे 2 का cos थीटा आ जाएगा। तो आप कह सकते हो द b कैप यानी कि इज इक्विवेलेंट टू द is x multiplied by a cap plus y multiplied by eta cap, ऐसे बोल सकते हैं।
x की जगह पे 1 पुट कर दिया और y की जगह पर इस आप 2 का cos थीटा और cos थीटा आपको माइनस a कैप और ईटा कैप के बीच का आपने एंगल थीटा एज्यूम किया है, तो ये आपका सिंपली यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। तो माइनस a डॉट ईटा कैप इज इक्वल टू cos थीटा। तो द रिक्वायर्ड वेक्टर b कैप इज इक्वल द a कैप इज अ माइनस का 2 ओवर a कैप डॉट ईटा कैप ऑफ ईटा कैप। ये आपका यहाँ पर बीटा कैप की सिंपली वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से अगर हमें एंगल बिटवीन द ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा है और उसी प्लेन में एक वेक्टर चाहिए जो कि उसके साथ एक एंगल थीटा एज्यूम कर रखा है, तो इस तरीके से साइन रूल लगा के हम साइड्स के रेशियो को निकाल कर आगे बहुत आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे देखें, द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट P ऐसे लिखा है, एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। द कॉर्नर ऑफ पॉइंट P of a square OPQR is folded up so that the plane OPQ is perpendicular to the OQR. Find the angle between the OP and QR. The corner of a P of a square OPQR is folded up so that the plane OPQ is perpendicular to the OQR. तो पहले आपको थोड़ा सा फिगर फील करना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर बेस है OPQ and R, ऐसे इज अ फोल्डेड अप, जिसके लिए OPQ ट्रायंगल, ये जो प्लेन है OPQ ये वाला, इस OQR इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इस लाइन ऑफ डायगोनल के अबाउट इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया। तो ऑब्वियस है फोल्ड कर दिया गया है, तो इस जो P है वो आपका इस तरह से हवा में चला जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फाइंड द एंगल बिटवीन OP एंड QR हमें चाहिए। OP एंड QR मतलब कि इज अ वेयर OP डैश कर लो इसको, वेयर P डैश इज न्यू पोजीशन ऑफ, न्यू पोजीशन, नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं होगा फोल्ड करने का, जब OP डैश ही ले लिया तो उसने। बोलो बच्चों, इज अ न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट P आपका इस तरीके से, ये P डैश है, तो आपको OP डैश और QR के बीच में इस तरह से आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो इस 3D, अभी तक तो 2D है, जब इसको फोल्ड कर देंगे तो ये 3D आपका फिगर हो जाएगा। उस 3D फिगर में यानी कि स्पेस में हमें दो लाइंस के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए हम उसके डायरेक्शन में इस वेक्टर निकालकर एंगल निकालते हैं। इस सिंपल सा अप्रोच अपन करेंगे स्पेस में। कभी भी अगर आपको, जैसे यहाँ पर OP डैश और QR था, OP डैश और QR था, तो OP डैश और QR के बीच का एंगल निकालने के लिए आप सिंपली यहाँ पर कभी भी दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इस तरीके से OP डैश और QR के बीच का एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पर इस उस लाइंस के अलोंग वेक्टर लिखोगे। वेक्टर इस फिगर में लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, इज अ सिंपली इज अ
बोले कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अलांग एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका इस तरीके से सिंपली आउटवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है। करेक्ट सभी को? नाउ जब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दोगे, जब आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दोगे तो ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट P है वो इस तरह से स्पेस में इस प्लेन को छोड़ के एज अ स्पेस 3D पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 2D से 3D पॉइंट चला जाएगा। उस पॉइंट तक आप अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चलोगे तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग इतना यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग इतना यूनिट और जेड एक्सिस के अलोंग इतना यूनिट आपको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। जेड एक्सिस के अलोंग आपको इतना यूनिट मूव करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे फिगर में? क्योंकि ये स्क्वायर बेस है तो ये दोनों डायगोनल आपके परपेंडिकुलर होंगे, तो जस्ट ये पॉइंट जो होगा वो इस सेंटर के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन ओरिजिनल प्लेन में ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है। तो नाउ अगर अपन यहाँ पे सिंपली इस लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ ए कंसिडर कर लेते हैं, इस ए कंसिडर कर लेते हैं, तो P का x कोऑर्डिनेट ये a, तो ये a का √2, तो ये a अपॉन √2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक का बच्चे ये पूरा a, तो ये a/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट a/2 और z कोऑर्डिनेट इस लेंथ के बराबर जो कि सेमी डायगोनल यानी कि a/√2। तो इस रेफरेंस के हिसाब से P डैश का जो कोऑर्डिनेट आएगा, पोजीशन आएगा, वो आप कह सकते हो a डिवाइडेड बाई 2 का i कैप, a डिवाइडेड बाई 2 का j कैप, a डिवाइडेड बाई √2 का k कैप। इस तरीके से आपका P डैश वाला ये पॉइंट हो जाएगा P डैश। बोले Q आपका वहीं पे है तो ऑब्वियस है 2D का पॉइंट है, तो Q आप मेरे से बोल सकते हो इज सिंपली ai कैप प्लस aj कैप। ये क्लियर सभी को? इस R जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हो a का j कैप। चूंकि आपको OP डैश और QR के बीच का एंगल निकालना है, आपको सिंपली OP डैश और QR के बीच का एंगल यहाँ पे निकालना है, तो OP डैश और QR के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है तो मेरा कहना है कि आपसे OP डैश, तो OP डैश वेक्टर ये एंगल आपका एक्यूट या ऑब्ट्यूज कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता है कि दो लाइंस के बीच का अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल इज कॉल्ड इज सिंपली पाई माइनस थीटा। द OP डैश ओ यहाँ पर फिगर में ओरिजिन है, तो OP डैश वेक्टर आपका यही हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2 का i कैप प्लस इज a डिवाइडेड बाई 2 का j कैप इस a डिवाइडेड बाई √2 का k कैप इज Q ऑफ r। अगर अपन देखेंगे यहाँ पे Q ऑफ r अगर देखेंगे तो r का पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, तो इज a ऑफ j में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का a i कैप आ जाएगा। और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही उन दो लाइंस के बीच का वन ऑफ द एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज व्हाटएवर जो थीटा आएगा उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इसका मैग्नीट्यूड यानी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर यही आएगा। तो आपका ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू सिंपली यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि a इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो सिंपली a इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी a, तो ये आपका माइनस का 1/2 आ गया। माइनस का 1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू द 2π/3। चूंकि ये ऑब्ट्यूज या एक्यूट वो वेक्टर डिफाइन करता कि आप किस डायरेक्शन में आप यहीं पे अपोजिट वेक्टर ले लेते तो ये एक्यूट आ जाता। तो कहने का मतलब कि अगर वन ऑफ द एंगल बिटवीन OP डैश एंड QR इज 2π/3 तो अदर इज सिंपली π/3। तो स्पेस में भी दो लाइंस के बीच का अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल अगर आपका
तो पाई माइनस थीटा होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, जिसमें हमें ये बोला जा रहा था कि इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, तो आपको ये बताना है। करेक्ट सभी को यहाँ तक? नाउ अगर यहीं पे अपन इसको स्क्वायर की जगह पे सिंपली क्या काम कर देते, इस स्क्वायर की जगह पर इस सपोज आप इसको क्या ले लेते बच्चे, इस सपोज आप इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते। आप एक बार इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर लो ऑफ रेक्टेंगल OPQR ऑफ साइज दे देते हैं, चलो इज 3 क्रॉस 3 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर। तो a corner of a point P of a rectangle OPQR of size 3 and 4, मतलब कि आप समझ सकते हो OP आपका 3 है बच्चे, ठीक है, और स्पेसिफाइड कर देते हैं ऑफ साइज OP इज इक्वल टू 3 एंड OR इज इक्वल टू 4। करेक्ट सभी को? चलो, तो इस तरीके से एक आपके पास रेक्टेंगल है, सो दैट द प्लेन OP एंड सिंपल फिर से वही आपका परपेंडिकुलर फॉल किया गया, तो एंगल बिटवीन आपको OP डैश और QR इस तरीके से निकालना है। तो OP डैश वेयर P डैश इज अ न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट P है, तो यहाँ पर आपके पास फिर से अगर आपको कहा गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये आपका O है, ये P है, ये Q है और ये R है। तो फिर से इस डायगोनल के अबाउट इसको इस तरह से फोल्ड अप कर दिया गया और फोल्ड करके इस वाले प्लेन को इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया गया। यहां तक सभी को क्लियर? तो जब आप इसको इस बार कंसीडर करोगे तो इस बार ये पॉइंट जो होगा वो इसके डायगोनल के या सेंटर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इस पोजीशन पे ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके जस्ट ऊपर आपका, इसके जस्ट ऊपर आपका ये पॉइंट कंसीडर होगा। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट P डैश की अगर हम बात करेंगे तो वो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस 2D के फिगर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर होगा। तो जब आप फोल्ड अप ऊपर कर रहे हो तो ये अगर ये x एक्सिस है, ये आपका यहाँ पे y एक्सिस है, तो P डैश जस्ट इसके ऊपर आएगा, जिसका z कोऑर्डिनेट इस डैश लाइन की लेंथ हो जाएगी और x और y कोऑर्डिनेट तो अभी भी सेम इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये 3 दे रखा था और ये 4 दे रखा था, तो आप सिंपली इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 2D के फॉर्मूले से। अगर 2D में हम इस वाले पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करें तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 हो जाएगा, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो सिंपली आपकी यहाँ पर y इज इक्वल टू 4/3, यानी कि 3y इज इक्वेट विथ द 3y इज इक्वेट विथ 4x आ जाएगा। ये क्लियर सभी को? 4/3 tan थीटा हो जाएगा, तो 4x माइनस का 3y इज इक्वल द 0, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो द 3, 0 से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपका अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू द बीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0। बोले सॉरी, इस अल्फा माइनस 3 लिखो बच्चे, क्योंकि 3, 0 से बीटा माइनस 0 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर वैल्यू। तो पावर वैल्यू यानी कि 3, 0 से इसकी पावर वैल्यू, तो 12 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 25, ये आएगा यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो अल्फा इज इक्वेट विथ द 3 माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 25। बोले इज 12 4 48 25, तो 75 यानी कि 27, तो
तो अल्फा इज इक्वल द 27 डिवाइडेड बाई 25। कैलकुलेशन आपकी देख लेना एक बार। बीटा इज इक्वेट विथ माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो इज इक्वल द सिंपल 36 डिवाइडेड बाई 25। ये जो नंबर आया है वो सिंपली मेरा कहना है कि ये आपका अल्फा कॉमा बीटा हो गया, और वही अल्फा बीटा पी डैश के लिए भी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि उस पी डैश तक जाने के लिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा, वाई एक्सिस के अलोंग बीटा और जेड एक्सिस के अलोंग गामा, यानी कि ये लेंथ आप मूव करोगे। आप एक बार कागज लेके फोल्ड करके फिल करना। नाउ द पी डैश मतलब कि जेड कोऑर्डिनेट के लिए ये लेंथ निकालनी थी, और ये लेंथ इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इज अ 3,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इज अ 12 अपॉन इज अ 5, तो ये लेंथ सिंपली 12 अपॉन 5 होगी। तो कहने का मतलब पी डैश का फिर से कोऑर्डिनेट तुम लिख सकते हो इस फिगर में 3 का आई कैप प्लस 4 का जे कैप इज अ प्लस 12 अपॉन 5 का के कैप इज अ पी डैश हो जाएगा 3 का आई कैप प्लस 4 का जे कैप प्लस 12 अपॉन 5 का के कैप सिंपली यहाँ पे, और फिर P आ गया आपका। इस फिर से आप यहाँ पे कौन सा वेक्टर लिख रहे थे, OP डैश वेक्टर, तो OP डैश वेक्टर यही सेम हो जाएगा आपका। OP डैश इज इक्वल द 3i प्लस 4j प्लस 12 अपॉन 5 ऑफ के कैप, एंड इस फिर से कौन सा वेक्टर लिख रहे थे, इस QR वेक्टर लिख रहे थे जो कि माइनस का 3i कैप हो जाएगा, और फिर से cos थीटा लगाकर आप यहाँ पे आराम से एंगल बिटवीन दिस वेक्टर निकाल सकते हो। तो ये आपका माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, इज 9 प्लस 16 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 25, तो 625 प्लस 144, तो दिस 9 एंड 6 7 69 देख लेना कैलकुलेशन। तो रूट का 769 डिवाइडेड बाई इज अ 5, आपको ये cos थीटा मिल जाएगा, और cos थीटा यानी कि आपको थीटा पता चल गया, और थीटा की हेल्प से आप दोनों लाइंस के बीच में इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पेस में कभी भी दो लाइंस के बीच के एंगल की अगर बात हो रही है तो हमें समझना है कि उसके हमें यहाँ पर उसके डायरेक्शंस के बीच के एंगल्स की बात हो रही है, उसके डायरेक्शंस के बीच के एंगल्स की बात हो रही है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? अगर मैंने कहा कि ABCD इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल, ABCD is a tetrahedron, then find the regular, find angle between line AB and CD। आपको AB और CD के बीच का ये एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ABCD इज अ से रेगुलर टेट्राहेड्रल, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल यानी कि इस तरह से आपका ये ट्रायंगुलर फेस, ये पॉइंट आपका हवा में है, इस प्लेन से बाहर एक पॉइंट है, और ये आपका इस तरीके से A B C, और ये आप हवा में D ले लो किसी को भी। तो ये बेसिकली इस तरह से 4 ट्रायंगुलर फेस हैं, 4 वर्टेक्स हैं, इस तरह से 6 एजेस हैं, और ये इसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और यहाँ पर ये रेगुलर है, अगर रेगुलर है इसका मतलब कि हर फेस जो ट्रायंगुलर फेस है वो अपने आप में एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डन सभी को? तो आपको यहाँ पे इस CD और इस AB के बीच का क्या चाहिए, सिंपली एंगल चाहिए। तो इस बार CD जो है वो इस प्लेन के वर्टिकल नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से बीच में आएगा,
तो जो डी पॉइंट होगा वो बेसिकली इस ए बी सी जो रेगुलर है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर के जस्ट ऊपर होगा, जस्ट ऊपर होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक। तो बेसिकली जब मैं इस D से इस प्लेन पे, क्योंकि इसको मैं XY मानूंगा, D को हवा में Z एक्सिस दूंगा, तो यहाँ से मेरे को इस प्लेन का क्या चाहिए, इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। ये मैंने इस कंस्ट्रक्ट जो किया है लाइन, वो क्या लाइन कंस्ट्रक्ट किया, इस D से इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले। तो इसकी इस सेगमेंट की जो लेंथ हो जाएगी, OD की जो लेंथ हो जाएगी यहाँ पर, वो बेसिकली आपको उस D का Z कोऑर्डिनेट देगा और O का जो X और Y का कोऑर्डिनेट होगा वही सिंपली आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बोले इज अ XY कोऑर्डिनेट D का सेम रहेगा, क्योंकि D जस्ट O की क्या है, ऊपर है। तो मैंने इस ABC में इसको इज अ X एक्सिस के अलोंग और इसको इस तरीके से Y एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर लिया और Z एक्सिस हवा में आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिधर D है उधर ये Z एक्सिस कंसीडर कर लिया। आपको रेगुलर दे रखा है तो इसका मतलब कि ये लेंथ A हो गई, तो इस वाले लेंथ का पॉइंट A I कैप हो गया। और सिंपल चूंकि ABC आप कह सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और सिमेट्रिसिटी से जो D होगा वो जस्ट आपके इस ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर वाला पॉइंट होगा। तो ये लेंथ अगर देखें तो यहाँ पे ये लेंथ A/2 हो गई, ये लेंथ आपकी A हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूरी की पूरी आपकी कितनी हो जाएगी, A² माइनस √3a/2 हो जाएगी बच्चे। √3a/2 समझ में आया सभी को, पाइथागोरस से समझ सकते हो। √3a/2 ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पे। ये आपको पता है सेंट्रॉइड भी है तो ये सिंपल 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, या तो ये 30 कैसे भी करो तो ये लेंथ आपको 2:1 यानी कि ये आपका 2 × 2/3 इसका हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या तो a/3 यानी कि a/√3 ये वाला लेंथ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ मेरे को कितना के बराबर हो जाएगा बच्चे, वो सिंपली आपका 1/3 होगा। तो 1/3 लगाओगे तो a/2√3 ये लेंथ आ जाएगी। ये आपकी एल्टीट्यूड भी है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका सिंपली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो O का कोऑर्डिनेट अगर हम अपने रेफरेंस के हिसाब से रखेंगे तो O का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मेरे को लिखना होगा, O का कोऑर्डिनेट मेरे को लिखना होगा सिंपली आपका X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A/2 का